नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। बड़े उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। हमने अपने चैनल पर क्लास 9 के वन शॉट सीरीज़ में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस को अभी तक कवर करा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का वन शॉट देखने वाले हैं। बेटे इस वन शॉट में हम डिटेल में पूरा चैप्टर कवर करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उनकी भी बात करेंगे। ठीक है बेटे, कुछ भी यहाँ पर आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने पूरा चैप्टर देख लिया, ये पूरा वीडियो देख लिया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। चैप्टर बड़ा है, मार्क्स भी इसमें से ज़्यादा मिलते हैं बेटे, मार्क्स भी यहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस क्योंकि आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि चैप्टर में कंसेप्ट बहुत सारे हैं, 5 तो एक्सरसाइज हैं बेटे। ठीक है, तो अगर हर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। बेटे सबसे पहले ध्यान दीजिए इस चैप्टर के माइंड मैप पर, यानी हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला जो हमें टॉपिक कवर करना है, ऑल अबाउट नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, सारे नंबर्स और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल, इरेशनल एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ जितना भी नंबर्स है यहाँ पर, इवन ऑड सब कवर करेंगे। सेकंड है आपका रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अगर हमसे कुछ नंबर्स पूछे जाते हैं तो वो कैसे बताने, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इरेशनल नंबर को, जैसे √2, √5 या √10, कोई बड़ा नंबर भी अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। आपका फोर्थ और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फिफ्थ टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, अगर आपसे पूछता है तो वो सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल आते हैं यहाँ से। और लास्ट है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ से भी कई सवाल देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक और सभी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना है कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटे, रैशनल और इरेशनल। ठीक है बेटे, रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें आप p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। बेटे रैशनल नंबर के अंदर सबसे पहला जो आपका सेट है वो होता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जनरली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ठीक है, और कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं बेटे, नेचुरल। अगली बात करता हूँ मैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में एक जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, बाकी नेचुरल नंबर ही होते हैं। यानी अगर कोई पूछे होल नंबर्स क्या होते हैं तो जीरो से लेकर के आगे के सारे नंबर क्या है, होल नंबर। ठीक है, कंप्लीट नंबर्स बोल भी सकते हैं इसे। ठीक है, जो थर्ड है आपका वो है बच्चे इंटीजर्स। अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो इंटीजर में सारे होल नंबर आते हैं और साथ में नेचुरल नंबर के नेगेटिव आते हैं। देख रहे हैं ना आप, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ गए और साथ में -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी। यानी अगर इसे डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे, इंटीजर्स में क्या होता है बेटे, सारे होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात क्या। अभी जो ऊपर तीनों सेट हैं, आपका ये सवाल हो सकता है कि भैया इसमें कोई भी नंबर जो है वो p/q फॉर्म में नहीं है, तो आपने इन्हें रैशनल कैसे बोल दिया। तो मैं आपको बच्चे बता दूं कि इनमें से किसी भी नंबर को, लेट से -2 ले लिया हमने, और इसके नीचे अगर मैं 1 लिख देता हूं तो ये p/q फॉर्म में हो जाता है। तो किसी भी नंबर के नीचे यहाँ पर 1 लगा करके हम इसे रैशनल बना सकते हैं। चलिए, अब जो अगला चौथा और पांचवा सेट है बेटे, प्यारे बच्चे, जो ये अगला आपका चौथा और पांचवा सेट है, फोर्थ में हमें और फिफ्थ में हमें डेसिमल एक्सपेंशन समझना है। पहला जो डेसिमल है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है बेटे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर में जीरो बच जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 16 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 3 सा 15 बच गया, एक जीरो लगाया तो 10, 5 दूनी 10 यानी 5 2 सा 10। तो आंसर आ जाएगा बेटे 3.2। अगर आप 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3.2। ये जो 3.2 है, आप देख रहे हैं ना कि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है 5 से 16। मैं करके भी दिखा देता हूँ, चलो 16 को मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। 5 3 सा 15 आए बेटे, 16 में से 15 गए तो एक बचा, पॉइंट लगाया आपने, जीरो लगा, 5 2 सा 10, पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया 3.2 और रिमाइंडर भी जीरो बच गया। तो 3.2 जो है हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ बेटे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया यहाँ पर नंबर। अगली बात करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। यहाँ पर जो आपका डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट करता जाएगा। बेटे जैसे मान लीजिए मैं 50 को 11 से डिवाइड करता हूँ, तो 11 फोर सा कितना होता है बच्चे, 44, बच गया 6। मैंने डेसिमल लगा लिया यहाँ पर और जीरो उतार लिया, 11 5 सा कितना हो जाएगा, 55। बेटे दोबारा क्या बच गया, 5, 5 में फिर जीरो लगा लिया तो 11 फोर सा क्या हो जाएगा, 44। फिर से 6 बचा, जीरो लगा लिया, 11 5 सा 55। भाई फिर क्या बच गया, 5, फिर जीरो लगा लिया, फिर 11 फोर सा क्या हो जाएगा, 44।
आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5454 रिपीट करता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं बेटे, जो नंबर रिपीट कर रहा है ना 54, उसके ऊपर आप बार लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? बार। क्लियर है क्या? इन नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता, जो आपका डेसिमल है वो कभी भी सॉरी, जो आपका रिमाइंडर है वो कभी जीरो नहीं आता, और डेसिमल आपका टर्मिनेट नहीं करता, कभी भी रिपीट करता जाएगा भाई, बार बार कुछ ना कुछ आता जाएगा, खत्म होना नहीं है। 5454 आता जा रहा है, तो 54 के ऊपर आप क्या लगा लेंगे? बार लगा लेंगे। इसके टाइप्स को और पढ़ लेते हैं बेटे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 आपका ऑड है, 3 आपका ऑड है, 5 आपका ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, ये सारे नंबर ऑड होते हैं। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स आपके ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटे? प्राइम नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या तो अपने आप के टेबल में आते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, अगला 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है प्राइम, 13 है, 17 है, ठीक है, 23 है, अच्छा 19 छोड़ दिया, 19 भी है। ये सारे नंबर आपके प्राइम होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर है क्या? कंपोजिट क्या होते हैं बेटे? प्राइम के अलावा जो भी नंबर बच गए वो कंपोजिट हैं, जो अपने और 1 के अलावा भी किसी के टेबल में आते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 2 से ज़्यादा मतलब एक तो अपने आप और एक 1 और उसके अलावा भी कुछ हो। जैसे सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 अपने आप से डिवाइड होगा मेरे भाई, 1 से होगा, और इसके अलावा 2 से भी तो होगा ना। तो 1, 2, 3, कितने फैक्टर हो गए? 4 के 3। ठीक है, तो इसलिए 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, यानी 4 ही होता है। 4 के बाद 6 भी कंपोजिट है बेटे आपका। यहाँ पर फिर 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है। 9 क्यों कंपोजिट है? 1 से डिवाइड होगा, 9 से होगा, और साथ में 3 से भी हो रहा है ना, तो 3 फैक्टर हो गए ना 2 से ज़्यादा, इसलिए। फिर 10 कंपोजिट है, और इस तरीके से। यहाँ हमने 1 की बात नहीं करी बेटे। जो 1 होता है ना, इधर कंपोजिट नॉर प्राइम। जो 1 है आपका ना तो कंपोजिट में गिना जाएगा ना तो प्राइम में। 1 इज़ अ यूनिक नंबर, 1 इज़ अ यूनिक नंबर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों में काउंट नहीं होता। अब बेटा यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का, या यूँ कहें चैप्टर का, सबसे पहला टॉपिक आ चुका है, रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दिए गए दो नंबर के बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर निकालने को बोला जाए तो कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आराम से समझते हैं। इफ़ यू नीड टू फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। मान लीजिए आपको दो नंबर के बीच में n नंबर चाहिए रैशनल। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए इस दिए गए सवाल में इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए हमें। कितने चाहिए? 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटे? 5 + 1 यानी 6 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, ठीक है। देखिए, जैसे बेटे पहला सवाल है 3/4, सॉरी पहला नंबर है 3/4 और दूसरा नंबर है 2/3। बेटे यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों नंबर का। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं क्या करता? डायरेक्टली 5 से 1 ज़्यादा यानी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता इस नंबर को, ठीक है। पर मैंने जानबूझ करके ऐसा सवाल लिया कि आपके दोनों कंसेप्ट एक ही सवाल में क्लियर हो जाए। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं ऊपर नीचे डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देता? 5 से 1 ज़्यादा यानी 6 से। लेकिन अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नीचे इधर 4 है और इधर क्या है आपका 3 है। तो पहले मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगा। बेटे 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो अगर 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ता है। और अगर 3 को 12 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। तो बेटे ऊपर क्या हो गया? 3 3 9 और नीचे क्या हो गया? 4 3 12। यहाँ 2 4 8 हो गया और नीचे क्या हो गया? 3 4 12। अब जो नए नंबर आ गए वो 9/12 है और 8/12। बेटे ध्यान दीजिए, ये नंबर 9/12 बन गया और ये नंबर क्या बन गया? 8/12। डिनोमिनेटर क्योंकि मैंने सेम कर लिया। अब आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, अब आपको 5 नंबर चाहिए रैशनल, तो क्या करें? ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों नंबर्स को। ठीक है जी, कर दे रहे हैं बेटे। 9 6 जा 54 होता है, 12 6 जा 72, 8 6 जा 48 और बेटे 12 6 जा अगेन 72। 48 से लेके 54 के बीच में देख लीजिए कितने नंबर हैं बेटे। ध्यान दीजिए जरा कितने रैशनल नंबर आ गए। 48 के बाद क्या आ जाएगा बेटे? 49 अपॉन में 12 और 72 सॉरी। फिर यहाँ पर 50 अपॉन में 72, 51 अपॉन में 72, 52 अपॉन में 72 और लास्ट में 53 अपॉन में 72 और 54 तो आ ही गया। तो एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर आ गए दोनों दिए गए नंबर के बीच में। 5 से ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं लाने आपको। ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना, जितने लिखने को बोला है उतना लिख देना। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटे? ठीक है। अच्छा, अगर कई बार ऐसे बोलते कि मान लो 100 रैशनल नंबर आपसे बोल दिए निकालने को, तो क्या 100 के 100 लिखोगे? नहीं, शुरू के 2 3 लिख दो और फिर लास्ट के मतलब बीच के लिख दो 100, मतलब 99 और 100 वाला नंबर लिख दो आप, ठीक है। पूरे 100 लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है? निकाल तो लोगे ना, 100 निकालने हैं तो 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, निकालना तो आसानी है, आप जानते हैं। चलिए
अगला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। पिछला टॉपिक समझ आया ना आपको? डायरेक्टली क्या करना है, ऊपर नीचे एक से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं था इसलिए मैंने सेम करा, वरना डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, इसके अलावा कई तरीके के सवाल आते हैं यार। मान लो आपको पहला नंबर दे दिया 0.3 और 0.7, तो बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे सवाल देख के। तो इसमें कुछ नहीं है बेटे, पॉइंट हटाओगे आप, तो पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगी, 3/10 बन गया और ये 7/10 बन गया। बस अब ऊपर नीचे फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जाएंगे। 5 की बजाय मान लो 7 पूछे तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना। भाई अगर आपसे बोल दिया कि 12 रैशनल नंबर निकालने हैं तो ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करें? ये काम करने से पहले मैं आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटे? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ना, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं आप बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। हाइपोटेनस किसे बोलते हैं? जो सामने वाली साइड होती है, इसे हाइपोटेनस एच बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होता है और नीचे आपका बेस होता है। तो हाइपोटेनस ना सबसे बड़ी साइड होती है, इसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बताती है। एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, छोटी सी बात थी, होप कि आपको समझ आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊँ क्या इसे एक? जैसे मान लीजिए बेटे, यहाँ पर बेस आपको दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर 3 दे रखा है और यहाँ पर हाइपोटेनस 5 है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ना 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 4 और 3 के स्क्वायर के सम के बराबर। चेक कर लो जरा, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9। 16 और 9 कितने हो गए मुझे बताओ? 25। तो दोनों साइड बराबर आ गया। ठीक है, यही बात मैं समझा रहा था। चलो छोड़ दो इसे। अब जरा हमें ये देखना है कि √2 को रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन पर। बेटा स्टेप 1 होता है, अगर आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। √2 को ना आपको h मान लेना है। क्या मान लेना है? h। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसका h यानी हाइपोटेनस √2 मान लेना है। h की वैल्यू हमने क्या ली? √2। और परपेंडिकुलर को ना हमेशा आपको क्या मानना है? 1। परपेंडिकुलर को हमेशा हमेशा कितना मानना है? 1। अब आपने जो ड्रॉ करना था उसे आपने h मान लिया और मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर हमेशा हमेशा 1 मानना है। तो बचा क्या? बचा बेटे बेस। तो बेस आपको निकाल लेना है कौन से फॉर्मूले से? पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर क्या होता है बेटे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह √2 रखोगे, स्क्वायर कर दो। पी की जगह मैंने बोला 1 ही रखना है, 1 का स्क्वायर। बी हमें निकालना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, बचा 2 बेटे। 1 का स्क्वायर 1, इधर है बी का स्क्वायर। 1 आके लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, बचेगा 1, बराबर में बी स्क्वायर है। अब ये जो बी के ऊपर स्क्वायर लगाए, 1 के ऊपर आके रूट बन जाएगा। √1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी बेस कितना आ गया? 1 आ गया। √1 1 होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बी कितना आ गया? 1। बेस कितना आ गया? 1। ठीक है बेटे, तो जब बेस 1 आ गया तो अब ये ट्राइंगल हमें क्या करना है? इस नंबर लाइन पे पूरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। हमने बेस क्यों निकाला ये भी समझ आ जाएगा। आप देखिए, हमने ये सारी चीज़ें इसलिए करी क्योंकि √2 कभी भी आपने नंबर लाइन पे डायरेक्ट नहीं देखा होगा बेटे। अगर आप अपने स्केल को भी देखो तो आप उसमें देखोगे कि 1 2 3 लिखा होता है, कभी रूट में कोई नंबर है ही नहीं, तो फाइंड कैसे करें? इसलिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ आपका 0 है, ये आपका 1 है मान लेते हैं, ये आपका 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने। अब बेटे ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इसे यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। देखो जरा क्या करोगे। इस ट्राइंगल का बेस 1 है तो नीचे मैं बेस बना दिया 1। बेस कितना बना दिया मैंने? 1। परपेंडिकुलर 1 बनाना है तो भाई परपेंडिकुलर भी मैंने कितना बना दिया बेटे? 1। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा वर्टेक्स को, तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा आपका? √2। बेटे मुझे √2 ही तो चाहिए था, पर बात यह है कि √2 मुझे हवा में थोड़ी चाहिए, मुझे तो नंबर लाइन पे चाहिए। तो मैं करूँगा क्या? अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं करूँगा क्या बेटे? मैं यहाँ पर रखूँगा कंपस की निडल। कंपस की निडल जो पेनी नॉक होती है ना कंपस की, उसे रखना यहाँ 0 पर। और जो मेरे पेंसिल है कंपस में लगी, उसे रखना यहाँ पर। और कंपस को घुमाते हुए धीरे 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 इसे नीचे गिरा देना है। ये जहाँ भी नीचे गिरेगा यही पॉइंट होगा आपका √2। 0 से लेके यहाँ तक सारा ये क्या होगा? √2। बोलो समझ आई क्या बात बेटे? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? √2। ठीक है, बहुत आसान है क्या ड्रॉ करना? ठीक है, √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बहुत आसान है।
अब ये सारी चीज़ें आपने जो पढ़ी, एक बार में मैं इसे डायरेक्टली बताता हूँ ड्रॉ करना। अगर √2 को ड्रॉ करना है तो बेटे नीचे बेस में चलना है 1 और ऊपर परपेंडिकुलर में 1 जोड़ देना है, √2 आ गया और कंपास की निडल रखनी है 0 पर, पेंसिल रखनी है यहाँ पर आपको कॉर्नर पर और नीचे गिरा देना है, तो आ जाएगा आपके पास √2। बोलो बात समझ आई क्या? क्लियर है क्या सारी चीज़ें? ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए मैंने बड़ा सा नंबर ले लिया मेरे भाई √10, है ना? अभी मैं √3 √5 सबकी बात करूँगा, वो तो स्क्वायर रूट स्पाइरल से भी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ √10 की। तो √10 कैसे ड्रॉ करोगे आप नंबर लाइन पर? बेटे अब मैं सारी कहानी पूरी दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी नंबर। अगर आपको √10 ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि एच आपका क्या हो जाएगा बेटे, एच आपका हो जाएगा √10। हाइपोटेनस आपने मान लिया √10। मैंने आपसे बोल रखा है कि परपेंडिकुलर हमेशा आपको क्या मानना है, 1। ठीक है, देखिए आपको करना क्या होता है, जो बेस होता है ना बेस, अब बेस ना आपको निकालने की जरूरत नहीं, बेस हमेशा क्या आएगा, इससे एक माइनस कर दो, 10 से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में से एक घटा दोगे तो क्या आएगा, √9। तो बेस आ गया √9 और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। बेस निकल गया। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो भी नंबर आपको ड्रॉ करना है ना नंबर लाइन पर, डायरेक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो नंबर ड्रॉ करना है बेटे उसे मान लिया एच, परपेंडिकुलर को हमेशा कितना माना आपने, 1। कलर चेंज हो गया क्या? जो भी नंबर आपको ड्रॉ करना है बेटे उसे मान लिया आपने एच, परपेंडिकुलर को हमेशा माना 1। बचा क्या, बेस। तो बेस कैसे आया, ये जो आपका एच था ना, H10 और ये 1 था, 10 में से एक घटा दिया हमने, है ना, या एक को छोड़ दिया यार, 10 से एक छोटा कर दिया, तो 10 से एक छोटा करा तो √9 आ गया और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। ठीक है, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो डायरेक्टली √10 कैसे ड्रॉ करोगे बेटे, देखो जरा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये है 3। तो बेस में 3 चलना है, यानी यहाँ से लेके देखो 0 से लेकर के 3 चल दो पहले, ये आगे बेस में 3, ऊपर कितना परपेंडिकुलर, मैंने बोला हमेशा 1 यूनिट चलना है भाई, 1। अब 0 से 1 को जोड़ देंगे तो ये जो ट्राइंगल बन गया, नीडल को रखना है कहाँ पर, 0 पर, और पेंसिल को रखना है कहाँ, यहाँ पर, और नीचे गिरा देना धीरे धीरे, पेंसिल को नीचे गिराओ गिराओ गिराओ, और ये जो पॉइंट मिला बेटे ये क्या है, √10। यहाँ से लेके जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, √10। क्या है ये, √10। बोलो बात समझ आई क्या? बहुत आसान है क्या √10 ड्रॉ करना? आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है कि भैया मान लीजिए मुझे √9 ड्रॉ करना है, तो √9 पे चलो मैंने एच मान लिया √9 को, ठीक है। अच्छा √9 तो 3 होता है, ये तो कर ही लोगे, छोड़ो इसको छोड़ो, ये तो 3 होता है ना, इसे तो डायरेक्ट कर लोगे। मान लो भैया मुझे √8 ड्रॉ करना है, तो एच मान लिया मैंने √8 को, पी भैया हमने मान लिया 1 को। अब बेटे यहाँ पर देखो आप बेस कैसे निकालोगे ये बताना है मुझे। अब √8 से अगर मैं पहले आऊँ तो यार √8 से पहले तो √7 आता है, अब √7 की वैल्यू ही नहीं पता तो बेस में कैसे ड्रॉ कर लूँगा, है ना? तो यहाँ बात फंस जाती है। तो ऐसे नंबर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं अब समझेंगे, है ना। √7 जैसे नंबर को कैसे ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर रूट स्पाइरल होता है इसके लिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल से। चलिए समझाता हूँ मैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है बेटे, अभी मैंने आपको √2 ड्रॉ करना सिखाया था कि आप नीचे 1 चलें, परपेंडिकुलर में 1 चलें तो आपको क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। यहाँ पेन निडल और यहाँ पेंसिल, और नीचे जब गिराओगे इसे तो ये मिल गया आपको √2। ठीक है, अब √2 के आगे अगर मुझे कोई नंबर ड्रॉ करना है तो क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्टेक्स है ना, ये वाली वर्टेक्स जो है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल पर 1 यूनिट और ऊपर जाना है। ये 90 डिग्री एंगल पर 1 यूनिट और ऊपर जाना है और 0 से फिर से जोड़ देना है। 0 से फिर से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है इस साइड को। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये जो आपका अगला नंबर आ जाएगा √3 आ जाएगा, ये जो लेंथ आ जाएगी √3, और इसे अगेन पेंसिल से नीचे गिरा देना है, कंपास को 0 पर रखकर। कंपास को 0 पर रखकर गिरा दिया तो ये √3 मिल गया बेटे। अगेन इस पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, अगेन इस पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 1 यूनिट और बढ़ेंगे। ये 1 और ये भी 1 था, और फिर से जब यहाँ जोड़ देंगे 0 से, और फिर 0 पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल और नीचे गिराएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा √4। क्या मिल जाएगा, √4। √4 एक्चुअली 2 होता है तो 2 पर गिरेगा ये। बात समझ आ रही है क्या बेटे? इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और √5 भी आ जाएगा। यहाँ 90 डिग्री पर 1 यूनिट बढ़ाना है, ये आ गया √5। ठीक है, √5 को आगे गिरा दो, √5 मिल गया। ये होता है बेटे स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या होता है ये, स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्लियर है क्या सारी बात? ठीक है, √2 बना ड्रॉ करना मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताया इस टाइम पे। √5 को डायरेक्टली भी तो ड्रॉ कर सकते थे आप। कैसे भाई, एच मान लिया √5, ठीक है जी, पी मान लिया मैंने 1, बेस क्या होता है, 5 में से एक घटा दिया √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। यानी बेटे बेस में चलना 2, ऊपर 1 जोड़ दिया और गिरा दिया। ठीक है, जैसे अभी 10 को करा था। तो √5 को डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप √5 को डायरेक्ट ड्रॉ कर लोगे तो उस पर 1 यूनिट ऊपर बढ़ाना तो √6 आ जाएगा, एक और यूनिट ऊपर बढ़ा के जोड़ना तो √7 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई क्या?
ठीक है बेटे, तो नंबर ड्रॉ करना मैंने आपको बहुत बढ़िया से बता दिया। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे वो है कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, किसी भी रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए मेरे पास 0.6 है, कोई नंबर है, जस्ट मैंने 0.6 लिखा, तो आप क्या करते हैं भैया, पॉइंट हटाएंगे और नीचे एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो 6/10 आ गया आंसर। ऐसे तो आप जानते हैं करना। मान लीजिए बेटे 0.36 है, तो भैया पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद दो नंबर है और नीचे दो जीरो लगा देंगे, आंसर आ गया 36/100। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर अगर रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीटिंग है, तो कैसे करोगे, पॉइंट कैसे हटाओगे, जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, बोलो। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 0.6 बार है ना, एक ही बात होती है, बार का मतलब है नंबर रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। बेटे सबसे पहला काम क्या होता है, इस नंबर को एक्स मान लेना। क्या मान लेना, एक्स। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.666, 3 बार लिख लिया, इनफ है। तो ये जो आपने एक्स माना ना, इसे इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर तो सिर्फ 6 है, एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 6 के अलावा तो कोई है नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, only one digit is repeating, only one digit is repeating, therefore multiply both side by 10, both side by 10। बेटे क्योंकि एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो एक जीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो ये जो x था और ये जो आपका 0.666 था, इसे मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया। बेटे अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 100 या किसी से भी, तो उतने जो आपके जितने जीरो हैं उतने डिजिट आपकी लेफ्ट में शिफ्ट होती है। या सीधे कहूँ तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जो नंबर है ना वो बाएं आ जाएगा, यानी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर दो जीरो होते तो दो नंबर आ जाते, तो एक नंबर यानी 6 इधर आ जाएगा, तो इधर कितने 6 बचेंगे, 2 6। हालांकि रिपीट कर रहे हैं तो मैं जितने मर्जी चाहूँ लगा सकता हूँ, पर फिलहाल मैंने इतना ही छोड़ा। इतना सभी को समझ आया क्या बेटे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक नंबर उठ के लेफ्ट में आ जाता है। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अगला जो बेटा हमारा काम होता है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। ठीक है, तो 10x किसके बराबर आया है, 6.66 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब आगे रिपीट कर रहा है, x इक्वल टू क्या था, 0.666 इन यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो माइनस करने से पहले ना पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो बराबर कर लो। जैसे ऊपर 2 6 है पॉइंट के बाद और नीचे 3 है, तो मैं एक और 6 ऊपर लगा सकता हूँ ना, क्योंकि रिपीट कर रहा है, जितने चाहूँ उतने लगा लूँ। तो बेटे 3 6 में से 3 6 गए तो कुछ नहीं बचा, 6 में से 0 गया तो क्या बचा इधर 6, 10 में से एक x गया तो क्या बचा 9x। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 6 के नीचे 9 चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 6/9। कैंसिल आउट करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो प्यारे बच्चे क्या ये नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया, क्या पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे हुआ, 2/3 आ गया। क्या आ गया, 2/3। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में क्या आ गया इसका आंसर, 2/3। क्या मैं आपको इसे कन्वर्ट करने का सिर्फ 1 सेकंड का मेथड बताऊं क्या, जिससे आप तुरंत 1 सेकंड में इसे कन्वर्ट कर दें, चलो बताता हूँ। बेटे यहाँ पर ये जो 0.6 बार है, करते कैसे इसे कन्वर्ट, पॉइंट हटा करके जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर पर उतने बार 9 लगा दो नीचे। केवल एक नंबर के ऊपर बार था तो एक बार नीचे 9 लगा दिया। ठीक है बेटे, और ऊपर क्या लिखना है, वही सेम नंबर लिख देना है, 6/9। ठीक है, कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, वही आ गया आंसर। क्लियर है, पर ये तरीके के मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, तो तरीका यही लगाना है जो हमने सिखाया है। अब बेटे मान लीजिए 0.36 बार इस तरीके का कोई नंबर आ जाए, तो उसी तरीके से करना है भैया, ऐसे कर लेना है आपने, 0.3636 दो बार लिख लो। अब यहाँ पर दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं, दोनों साइड आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। ठीक है, ये अपने आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप। मैंने यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार, कन्वर्ट 0.6 बार प्लस 0.47 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो तरीका क्या है कि आप इन दोनों को पहले तो अलग अलग कन्वर्ट कर लो। जैसे अभी 0.6 बार को मैं पीछे ही कन्वर्ट करके आया हूँ, तो मेरा आंसर क्या आया था आपको पता है बेटे, मेरा आंसर आया था 2/3। ठीक है, इसे तो मैंने अभी कन्वर्ट करा। तो ये जो 0.47 बार है इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे एक साइड में, चलो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इस नंबर को x मान लेता हूँ, 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाए बेटे, इसलिए मैं सिर्फ 7 को रिपीट कराऊंगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना,
कि सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा, इसलिए मैं सिर्फ 7 को रिपीट करवाऊंगा, 4 को नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.4777। अब यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कराना है 7 तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक डिजिट का मतलब 1 0 यानी 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 10 से मैं दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो जरा कर लेता हूँ पूरा मल्टीप्लाई, ठीक है 0.4777 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा इधर तो 10x आ गया 10 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। और इस साइड में क्या होगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है, आपको पता है, तो 4.777 बचा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अगला स्टेप क्या होता है कि दूसरे में से पहले वाले को क्या करना होता है माइनस, दूसरे को पहले में से क्या करना होता है माइनस। तो मैं चलो यहीं लिख लेता हूँ इसी के नीचे, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पहले बता चुकी सारी चीज़ें कैसे होती है। माइनस करने जा रहा हूँ बेटे, आप देख रहे हैं ना पॉइंट के बाद ऊपर 3 नंबर और नीचे 4, तो ऊपर भी मैं क्या कर लेता हूँ 4 नंबर, यहाँ एक 7 बढ़ा लिया, 3 7 में से 3 7 चले गए, 7 में से 4 गए तो क्या बचा नीचे 3, पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 4 में से 0 गए तो क्या बचा 4, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना। 10x में से एक x गया तो यहाँ क्या बचा 9x। अब बेटे ये जो x है वो क्या आ गया 4.3 और डिनोमिनेटर में 9 नीचे आ जाएगा, और ध्यान दीजिए ज़रा, पॉइंट अगर हटाऊंगा 4.3 में से तो 43 ऊपर बचेगा और नीचे 9 के बगल में एक 0 आ जाएगा, तो ये आ गई x की वैल्यू। यानी इस नंबर को मैंने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया 43 अपॉन में 90, ठीक है। अब इन दोनों को जस्ट ऐड करना है भाई, कर लेते हैं ऐड, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसे ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा, नीचे दोनों बन गए नीचे 90 और ऊपर क्या हो गया 60 प्लस में 43 43, और ऐड करा तो क्या आ गया 103 अपॉन में 90। तो ये सवाल भाई पिछले साल आया था पेपर में, बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करके आप ऐड कर दें, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है शायद बात, ठीक है बेटे। एक तो ये वन शॉट चल ही रहा है, इस वन शॉट को करने में भी ना मतलब क्या है, अगर आप ये वन शॉट भी कर लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए ना, बढ़िया ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और सारे कंसेप्ट आपको इस तरीके से समझा रहे हैं कि वैसे ही आपकी सारी चीज़ें फंस जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो चाहता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में ना हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की आपको एक लिंक दे देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर आप उस पर टैप करेंगे तो क्वेश्चन की एक वीडियो खुल जाएगी, उससे आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। या वीडियो को एंड तक, इस वाली वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो एंड स्क्रीन आएगी एक लास्ट में, वहाँ पर आपको अपने आप वीडियो दिख जाएगा, उस पर टैप कर लेना। चलिए, राइट डाउन द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अगला जो टॉपिक है बेटे वो डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूँ मैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी शायद, पी आएगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना है 47/3 का, तो 47/3 इसका मतलब है 47 को आपको 3 से डिवाइड करना है। अब बेटे आपको 47 को ना 3 से कब तक डिवाइड करना है, जब तक पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए या फिर रिपीट ना करने लग जाए, तभी तो बता पाओगे ना टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 47 और ये 3, चलो मैं करता हूँ, 3 1 जा 3 हो गया, 4 में से 7 गया, एक बचा, ऊपर से 7 उतर गया, 3 5 जा 15 हो गया, बच गया क्या बच्चे 2 बच गया, 0 आ गया, ठीक है। 0 कैसे आया, पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया पॉइंट, वो पॉइंट लगा लिया, 0 आ गया। 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, 20 में से 18 जाएगा फिर 0, ठीक है, ये देख रहे हो 20 आ गया, 3 6 जा फिर से 18, फिर 2 बच गया, मतलब आप समझ गए कि 6 आता जाएगा। तो इसका आंसर आया 15.666, यानी 6 रिपीट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा एक्सपेंशन है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस डज द डिजिट रिपीट। अब इसका क्वेश्चन शायद लिखा नहीं मैंने, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/17, एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि 1/17 की डिजिट कब रिपीट होंगी, यानी आपको यहाँ पर ना 1 को 17 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि डिवाइड करते जाइए, आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक ये रिपीट ना करने लग जाए, या यूँ सोच लीजिए कि जब तक ये 1 दोबारा ना आ जाए नीचे, ठीक है। 2 तरीके पता लगाने के, जैसे यहाँ पर 6 रिपीट करने लग गया ना, तो यहाँ पर भी कुछ नंबर रिपीट करेंगे। जैसे ये तो एक ही डिजिट के बाद रिपीट कर गया ना, 6 के बाद दोबारा 6 आ गया, तो यहाँ पर कितनी डिजिट के बाद में नंबर रिपीट करेगा, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये 16 डिजिट के बाद में रिपीट करेगा। कितने डिजिट के बाद में, 16, यानी पहले आप 16 बार डिवाइड करोगे तब जा करके दोबारा वही नंबर आना शुरू होगा, 16 बार आएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अपने आप करेंगे, ये मैं नहीं करा रहा। अगला देखिए बेटे, अगला टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई भी 2 नंबर दिए गए और उनके बीच में इररेशनल नंबर निकालने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। रैशनल नंबर निकालना तो मैं सिखा चुका, अब आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे 2 दिए गए नंबर में इररेशनल नंबर आप फाइंड करेंगे। ऐसा भी सवाल आ सकता है, जैसे सामने सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड 3 इररेशनल बिटवीन 3/2 एंड 5/3।
सबसे पहला काम होता है कि 3/2 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लेना है और 5/3 को भी। ठीक है बेटे, ध्यान से समझिए। 3/2 का मतलब क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा भाई, 3 का आधा होता है ना 1.5, ठीक है, तो 1.5 आ गया है। इसी तरीके से आप 5/3 को सॉल्व कर लो। चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरा आपके लिए। 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा बेटे, 5 माइनस 3 2, आप डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, और 3 6 जा क्या आ जाएगा बेटे 18। ठीक है, दोबारा 2 बचेगा, फिर 0, तो 3 6 जा 18, तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर क्या रहा है 1.66। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सपेंशन आ गया वो क्या आ गया 1.666, रिपीटिंग। ठीक है, तो बेटे पहला जो नंबर है वो है 1.5 और जो दूसरा नंबर है वो क्या है 1.666। ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। और इर्रेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पे। 1.5 पहला नंबर है और बेटे यहाँ पर 1.666 दूसरा नंबर है। अगर मैं 1.5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना चाहूँ तो क्या लूँगा 1.51। भाई 5 के आगे 1 लगा दिया तो ये 1.5 से थोड़ा सा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, और 1.6 से छोटा ही है अभी भी। अब करो क्या, इसके आगे अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिख दो, बस वो रिपीट ना हो, जैसे 01 001 000 और डॉट डॉट डॉट। ये आ गया पहला नंबर। अगला 1.5, अब ये 1 से ना एक बड़ा नंबर कर दो, 202। ठीक है, एक ही जीरो है बेटे, 002 000, इस तरीके से। फिर दोबारा बढ़ा दो एक और, 303 003 003। ज़रूरी नहीं है कि आप 0 लिखें, आप 1 11 111 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 इरेशनल नंबर आ गए। क्या बात समझ आई क्या? हाँ जी बेटे, अगला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन से पहले 3 आइडेंटिटीज़ कवर करनी है हमें। पहली जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। देन बात करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है। यहाँ पर ऊपर में प्लस 2ab आता है प्लस वाले में, और यहाँ माइनस 2ab। ठीक है, अगला क्या है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ए प्लस बी को अगर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह पर यूज़ होगा, रैशनलाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा ये। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सभी से। मान लीजिए √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यानी ए स्क्वायर बेटे फिर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है क्या? चलिए करिए ज़रा। √2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 आ जाएगा बेटे, और लास्ट में क्या होगा √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा 10, √10। 5 प्लस 2 कर लिए बेटे तो क्या हो गया 7, 7 प्लस 2 √10, आंसर आ गया 7 प्लस 2 √10। ठीक है, इसी तरीके से आप अगला कर सकते हैं। अगले में क्या करना है, √6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटे, सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे, यानी √6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी है अपना, माइनस 2ab होता है तो 2, ए की जगह √6 आ जाएगा और बी की जगह आप 3 रख देंगे। पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 6 बचा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9 माइनस 6 3 ज़ा 18। हाँ सॉरी, ये रूट में नहीं है ना 3 यहाँ पर, हाँ इस बात का ध्यान देना है। तो नॉन रूट यानी 2 3 ज़ा 6 को मल्टीप्लाई करो और √6 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। 9 और 6 कितने हो गए बेटे 15, और माइनस में क्या आ जाएगा 6 √6। क्लियर है? अगला जो है या लास्ट में जो है वो क्या है, 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी 6 प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 6 माइनस बी। क्लियर है? चलिए, ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद हम आगे टॉपिक पर कहाँ पर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर आइडेंटिटीज़ बताई हैं, क्वेश्चन शायद आगे लिया होगा मुझे लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन के मैंने क्वेश्चन नहीं लिया ना एक भी, तो जनरली यहाँ पर कर भी लिया। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहीं साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है 3 माइनस 2 √2 और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें 3 प्लस √2 के साथ। तो बेटे यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी वाली। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 9 में से 2 गए क्या बच गए 7। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन से सवाल आते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेंगे आगे। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन से भी आ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी सिंप्लीफिकेशन लगेगा अभी आगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही मैंने शायद आगे ले रखी हैं, अभी देखते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखिए ज़रा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है आपको,
यहाँ पर बेटे 1/√7 गिवन है। तो √7 को रैशनल अगर बनाना है तो हमें क्या करना होता है, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट है तो उसी सेम डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। √7 × 1 क्या हो जाएगा, √7। √7 × √7 क्या हो जाएगा, √49। √49 की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है बेटे, आपको पता है, और ऊपर 7 आ जाएगा रूट का। तो नीचे जो नंबर है वो क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर बन गया, और वही हमें चाहिए कि रैशनल नंबर बन जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा डिजिट है, जैसे यहाँ पर 1 में क्या बेटे, √6 प्लस में 2√2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने डायरेक्टली। तो अब इसे अगर रैशनल बनाना है तो क्या करना होता है, जो बीच में प्लस का साइन है इसे चेंज कर देते हैं बस, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। √6 माइनस 2√2 अपॉन में √6 माइनस 2√2। क्लियर है। यहाँ जो प्लस था उसे क्या कर दिया हमने, जस्ट माइनस। अगर माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस। 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, आपको पता है। अब डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी बेटे, क्या, a+b और a-b, यानी a² माइनस b²। तो √6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 2√2 का क्या होगा बेटे, स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर करते हैं आराम से। ऊपर तो √6 माइनस 2√2 एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, √6 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 6 बचा बाहर। बेटे यहाँ 2√2 का स्क्वायर कैसे होगा, ध्यान दीजिए ज़रा। 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटे, 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अलग, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 2, और फिर 4 2 ज़ा 8, यानी टोटल 8 आएगा नीचे। ठीक है, दोबारा बता दूं बेटे, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और √2 का स्क्वायर हुआ 2, तो 4 2 ज़ा क्या आएगा, 8 आएगा टोटल। ठीक है, तो √6 माइनस 2√2, और डिनोमिनेटर में 6 में से 8 गया तो क्या बचा बेटे, माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब ये आ गया एक सवाल भाई, इसमें सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन सब कुछ लग जाएगा एक ही बार में, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेपर का ही सवाल है। अगर 3 + 2√2 अपॉन में 3 - 2√5, सॉरी √5 है, इक्वल्स टू p + q √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 × p + q। चलिए फाइंड करते हैं बेटे। 3 + 2√5 अपॉन 3 - 2√5, इससे ना मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ रैशनलाइजेशन से। 3 - 2√5 है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 2√5 से। भाई अभी बताया मैंने कि अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो प्लस लगा लेना, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ऊपर आप देख रहे हैं 3 + 2√5 और 3 + 2√5 दो बार, यानी a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a² + 2√5 का यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 एज इट इज़ रह जाएगा। √3 नहीं है, सॉरी, सिर्फ 3 है ना, ये हमारा सिर्फ 3 है, और b आपका 2√5। तो बेटे a + b का होल स्क्वायर लगा दिया ऊपर वाले में, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार लिखी हुई है तो मतलब स्क्वायर हो गया। नीचे a - b, a + b का मतलब है कि a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, चलिए ऊपर में क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, बेटे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √5 का क्या होता है 5, तो 4 आपका क्या आ जाएगा, 4 × 5 20। ठीक है, ऊपर में 20 आ गया, प्लस यहाँ देखिए 2 3 = 6 और 6 2 = 12, और √5 एज इट इज़ रह जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। नीचे देखिए बेटे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, 2√5 का 2 का 4 होता है, और √5 का क्या होगा, रूट कैंसिल होगा तो 5, तो 4 5 20 आ जाएगा नीचे। आगे देखिए 9 और 20 कितना हो गया बेटे, 29, प्लस में क्या आया 12√5, 9 में से 20 गया तो क्या आएगा, -11। अभी जो -11 आया ना, दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं। 29 के नीचे भी -11 लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी -11, दोनों टर्म के नीचे से लिख दिया ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। देखो ज़रा, ये जो टर्म है वो किसके बराबर है, p + q √5, ऐसा दिया हुआ है सवाल में। तो बेटे कंपेयर करेंगे तो ये p आ गया कांस्टेंट, और यहाँ पर √5 के आगे क्या है, 12 अपॉन में -11। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ आ रही है। यानी बेटे जो p की वैल्यू है वो क्या है, 29 अपॉन में -11, और q की जो वैल्यू है वो क्या है, 12 अपॉन में -11। बोलो ठीक है, p और q दोनों की वैल्यू आ गई है, तो इसे ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ज़रा हमें क्या वैल्यू निकालनी है। अब उन्होंने क्या बोला है सवाल में, बोला है कि 11 × p + q की वैल्यू निकाल लें। 11 एज इट इज़ रहेगा, p + q, p है 29 अपॉन -11, प्लस में 12 अपॉन में -11। ठीक है, इन दोनों को ऐड ही करना है भाई, नीचे -11 रहने दो यहाँ पर, और 29 को 12 में ऐड कर लो पहले।
चलो थोड़ा रब कर देते हैं और स्पेस ले लेते हैं। देखिए ज़रा बेटे यहाँ पर 11 तो बाहर ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 29 और 12 को ऐड करा तो 9 2 11, 2 1 3 और 1 4, 41 हो गया, और नीचे माइनस का 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे -1 बचा, यानी आंसर आ गया माइनस का 41। ठीक है, जो इन्होंने बोला था कि 11 इंटू पी प्लस क्यू निकालना है, तो ये हमने निकाला है -41। क्लियर है बेटे। यहाँ ये वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करके हमने पी प्लस क्यू निकाला रैशनलाइज करके। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा पीछे करिए और आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए बेटे इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आते हैं काफ़ी बड़े, जैसे रैशनलाइजेशन से आते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, सबसे पहला जो लॉ है बेटे वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, ये सारे नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है यार, आपको देखो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कोई दो नंबर है जिनका बेस सेम है, जैसे ए और पावर अलग है, एक की पावर एम है और एक की पावर एन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटे, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 के साथ में, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7। पावर ऐड हो जाती है बेस सेम है तो। सिमिलरली अगर पावर सेम है और यहाँ पर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, देखो जरा, ए की पावर एम और ए की पावर एन है। ठीक है बेटे, बेस सेम है ना, ए और पावर में एम है और नीचे में क्या है, पावर में एन, तो पावर माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 6 अपन 5 की पावर 5 है, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 की पावर 4। क्लियर है क्या। एक होल पावर वाला रूल होता है कि ए की पावर एम में दोबारा पावर एन लगी है तो एम को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो 3 की पावर 2 में ऊपर 5 लगा है, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 3 की पावर टोटल 10 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीजन वाला लॉ देखो, मान लीजिए ए और बी दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो ए की पावर एम और मल्टीप्लाई बी की पावर एम अलग अलग लिख सकते हैं, या इसे उल्टा भी पढ़ते हैं कई लोग। ठीक है, क्या कि अगर ए और बी दोनों की पावर सेम है तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो जरा, 2x का क्यूब कर सकते हो आप, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा बेटे 8, और x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 3। ठीक है, ए अपॉन बी की होल पावर एम लगाए तो ए की पावर को अलग कर दो एम और बी की पावर को अलग कर दो एम। जैसे 4/7 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 ऊपर लिख दो, 7 की पावर 2 नीचे, तो 4 की पावर 2 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। क्लियर है क्या। मतलब दोनों पे लगाए ना, पावर होल पावर है तो मतलब दोनों पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, बस। ठीक है, इतनी सी बात है। किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो है, चाहे एक्स हो ए हो कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग पावर जीरो ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, बस ए नीचे जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 की पावर जीरो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, एक्स की पावर जीरो क्या होगा बेटे, 1 होगा। 3 की पावर जीरो क्या होगा, 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो है तो आंसर क्या आता है हमारा, 1 आता है। क्लियर है क्या। चलिए, और ये रेसिप्रोकल वाला एक लॉ पढ़ लीजिए, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसे आप रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा 4 की पावर -3 है, यानी 1/4 की पावर +3। डिनोमिनेटर उल्टा कर दोगे तो पावर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 4 की पावर 3 को ना 1/4 की पावर -3 भी लिख सकते हो, और अगर ये -3 था तो उल्टा हो गया +3 हो जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये सारे बहुत ही आसान लॉ हैं, सबसे जो तगड़ा लॉ है वो है ये लास्ट वाला। ठीक है बेटे, अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो जाती है तो उसे कैसे लिखें, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो। देखो मैं अलग से लिखवा दूँ, जो आपको लिखना है वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक्स की पावर क्या है फ्रैक्शन में, m/n। तो करते क्या है बेटे, ये जो n होता है ना वो रूट में आ जाता है यहाँ पर, ये मतलब कितनी पेयर बनानी है, और जो आपका x है वो अंडर रूट में आ गया, और जो ऊपर m था वो पावर में होल कर लो। ठीक है, ये दूसरा वाला लिख लो, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इस लॉ को जल्दी से नोट कर लो, अगर कोई नंबर की पावर फ्रैक्शन में है तो नंबर तो सबसे पहले रूट में आ गया x, और नीचे वाला जो नंबर था n वो इधर आ गया कि कितनी पेयर बनेंगी, और m जो है वो बाहर चला गया। क्लियर है। अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज़ देखिए मैं रब कर रहा हूँ, और क्वेश्चंस लेते हैं इस वाले लॉ पर। देखिए, मान लीजिए 4 की पावर 1/2 कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या मतलब है कि 4 आपका तुरंत रूट में आ जाएगा, और नीचे जो नंबर है 2 वो यहाँ आ जाएगा पेयर में, और ऊपर जो नंबर है 1 वो बाहर गया। ठीक है, बहुत आसान है बेटे। अब ये जो 2 है ना, 2 जो लिखा हुआ है, 2 का मतलब है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट तो सीधा पता है 2, फिर भी मैं चलो बता देता हूँ कैसे करते हैं। 4 है, 4 को फैक्टराइज करा, 2 2 4, 2 1 2। आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया बेटे, 2 बार। ठीक है, तो 2 की पेयर बनाई हमने तो कितनी बार 2 निकला, सिर्फ एक बार, तो आंसर आ गया 2, और ऊपर में 1 लगा है तो 2 की पावर 1 2 होता है। मैंने यहाँ 2 की पेयर से क्यों बनाई, क्योंकि बेटे यहाँ पर 2 लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा है, इसलिए मैंने 2 बार को एक ही बार गिना। ठीक है,
अभी देखो अगला सवाल कराऊंगा तो समझ आएगा, और अच्छे से देखिए ज़रा। अगला सवाल है 27 की पावर 1/3। अब इसमें क्या होगा, 27 चला गया रूट में, नीचे 3 लगाए तो 3 आ जाएगा इधर रूट में, और ऊपर में पावर क्या रहेगा 1। ठीक है बेटे, रूट 27 निकालना है, यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, पेयर 3 बनानी है। तो करो क्या, 27 को पहले फैक्टराइज कर लो आराम से। 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3। आप देख रहे हो बेटे यहाँ पर 3 को हमें 3 बार काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, समझना इस बात को, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी एक नंबर को ना 3 बार गिनोगे तो एक ही बार गिना जाएगा। आंसर आ गया 3। तो 3 की पावर 1 क्या होता है 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में आपको समझ आ ही जाएगा। ये जो रूट के बाहर नंबर लिखा होता है ना, उतनी पेयर बनानी होती है, मैं जस्ट यही बात है। जैसे 8 की पावर 2/3, अब इसका मतलब क्या है, 8 तो आपका रूट में चला गया, ये जो नीचे नंबर 3 है वो यहाँ आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये जो 3 है, ये जो 3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि इतने की पेयर बनेंगी। 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 3 की पेयर बनानी है। 3 की पेयर बनाए तो क्या बाहर है, सिर्फ 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, पावर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आंसर आ गया 4। समझ आ रही है बात क्या? ठीक है बेटे, हो सकता है कोई बड़ा सवाल आ जाए, इस 3 की जगह 4 आ जाएगा, तो आपको 4 की पेयर भी बना। मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, √2x+3। ठीक है बेटे, और यहाँ पर ना 3 लिखा हुआ है, 3 की पेयर बनानी है, हालांकि हम बना नहीं सकते, अंदर नंबर नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। अगर ये जो क्यूब है, अगर मैं क्यूब को हटाना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये जो क्यूब यानी 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x+3 की पावर में 1/3। ठीक है बेटे, 3 जा करके फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3, हमने रूल लगाया जस्ट, और यहाँ पर 5 है। अब क्या करो, इतने काम के बाद आप दोनों साइड क्यूब लगा दो, ताकि इधर से 1/3 हट जाए। 2x+3 है, और इसकी पावर में क्या बेटे 1/3। अब इसकी होल पावर में ना 3 लगा दो, यानी क्यूब कर दो, और इधर भी 5 का क्यूब कर दो। दोनों साइड जैसे हमने क्यूब करा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2x+3। बेटे 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 जाके माइनस होगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 122। ठीक है, 125 में से 3 माइनस हुआ, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 122/2, यानी 61। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 61। यार ये कैसे लिखा हमने, आपको समझ आ रहा है ना, ये आपको रूल समझ आ रहा होगा। बटे अभी देखो हमने क्या करा, कई सारे क्वेश्चन करे थे हमने। ए की पावर अगर m/n होता है तो क्या लिख सकते हैं उसे, n आपका यहाँ पर रूट में बन जाता है। ठीक है, ये अंदर चला गया रूट के, और ऊपर में पावर m बचती है, तो वही रूल लगाया, यहाँ से हमने उल्टा लगाया। ठीक है, जैसे जो नंबर है यहाँ पर पावर 1 लगा लेता हूँ, तो जब इसे 3 को हटाऊंगा तो यहाँ जाके 1/3 बन जाएगा ना, इस तरीके से। समझ आ रही होगी आपको बात। ठीक है, ठीक है बेटे, तो ये आज का आखिरी सवाल था, और होप कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे पूरा वन शॉट देख लीजिए, इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्लास 9th का। ठीक है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, उस पर टैप करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तो वहाँ पर आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करा रखे हैं, और वो भी सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो है वो। ठीक है, तो उसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।